हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल फैक्ट बाय वैशाली। आज हम नए टॉपिक के साथ यहाँ पर आए हैं और हमारा नया टॉपिक का नाम है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे और आज हम टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो देखिए, टेक्निक्स में भी आपके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट इज़ functional foremanship, second is standardization and simplification of work, third is method study, fourth is motion study, fifth is time study, sixth is fatigue study और सेवेंथ इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये सारे ही पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिए और सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी वीडियो समझ में आए या सारे है पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, तो उसके लिए आपको पहले की वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप इज़ अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर सेपरेटेड। वो कह रहा है फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों को अलग अलग किया जाता है। देयर आर 8 टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल। वो कह रहा है कि 8 टाइप्स के क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं और प्रोफेशनल होते हैं, और एंड 4 ईच अंडर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन हु कीप अ वॉच ऑन ऑल वर्कर्स टू एक्सट्रैक्ट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। और कह रहा है कि 4 टाइप की प्लानिंग और एग्जीक्यूशंस होते हैं जो वो लोग क्या करते हैं, सारे वर्कर्स को देखते हैं टू एक्सट्रैक्ट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। अब देखिए प्लानिंग के अंदर कौन कौन आ रहा है। मैंने आपको बताया था प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, तो प्लानिंग देख लेते हैं पहले। तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर कौन कौन आता है, जैसे कि रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और शॉप डिसिप्लिनरियंस क्लर्क। अब ये क्या क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट है रूट क्लर्क। अब रूट क्लर्क क्या होता है, टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ प्रोडक्शन। ये इनका काम क्या होता है कि एग्जैक्ट सीक्वेंस और रूट निकालना किसका, प्रोडक्शन का। सेकंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये क्या होते हैं, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स। ये क्या करते हैं, सारे वर्कर्स के इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है ड्राफ्ट करना। थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इनका काम होता है टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट फॉर द जॉब, और वर्कर्स को कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जॉब करनी है उनके लिए टाइम एंड कॉस्ट को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट लास्ट है फोर्थ वन शॉप डिसिप्लिनरियंस। इनका काम होता है टू इंश्योर डिसिप्लिन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अमंग द वर्कर्स। इनका काम होता है जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं इन सबको क्या कराया जाए, वर्कर्स को फॉलो करा जाए। तो 4 तरह के प्लानिंग इंचार्ज हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए प्रोडक्शन इंचार्ज क्या होते हैं। इनके अंदर आ जाता है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। अब देख लेते हैं गैंग बॉस क्या होता है। गैंग बॉस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीन्स रेडी फॉर ऑपरेशन। गैंग बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी टूल्स और मशीन्स हैं उसे तैयार रखा जाए कि जब भी काम शुरू होगा वो सब रेडी रहेगा। नेक्स्ट है सेकेंड स्पीड बॉस। स्पीड बॉस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। स्पीड बॉस का काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि टाइमली और सही बिल्कुल काम होना चाहिए, सही समय पर काम पूरा हो जाना चाहिए। थर्ड है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम होता है टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ टूल्स एंड मशीन्स। रिपेयर बॉस का काम है कि काम होने के बाद जैसे मान लीजिए जितनी भी टूल्स और मशीन्स वगैरह है वो सही कंडीशन में हैं भी या नहीं, वो उनको प्रॉपर तरीके से रखना और उनकी प्रॉपर केयर करना, ये काम होता है रिपेयर बॉस का। फोर्थ है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम है टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क, और जो काम हुआ है वो अच्छी क्वालिटी में हुआ या नहीं उसे चेक करने का काम इंस्पेक्टर का होता है। अब आ जाते हैं सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब देखिए ये क्या है, पहले हम पढ़ लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, वेयर एज सिंप्लीफिकेशन रिफर्स टू एलिमिनेटिंग सुपरफ्लोरस वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, जहाँ पर हम बिज़नेस की हर एक्टिविटी को क्या करते हैं,
स्टैंडर्ड में डेवलप्ड करते हैं। जैसे कि यानी कि कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, उसका स्टैंडर्ड बढ़ाना, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। और सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन रिफर्स टू एलिमिनेटिंग सुपर फ्लॉलेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है जितनी भी मतलब बेकार चीज़ें हैं जो ज़रूरत की नहीं है, उन्हें क्या किया जाए, उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एलिमिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। सो इट रिजल्ट इन सेविंग ऑफ कॉस्ट। इससे क्या होगा, रिजल्ट निकल करके क्या आएगा कि सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, जिससे सेविंग होगी किसकी, लेबर्स की कॉस्ट की, मशीन एंड टूल्स की। मतलब जो भी चीज़ें, देखिए लेबर अगर नहीं चाहिए, मान लीजिए कि आपको 50 लेबर की ज़रूरत है, आपकी कंपनी में 70 लेबर हैं, तो अब 20 तो फालतू हैं, उनकी कोई ज़रूरत है नहीं ना, तो उन्हें आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। अब जैसे मशीन और टूल्स हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे मशीन हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे यूज़ नहीं करोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो सेव हो जाएगी। इट लीड्स टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड इंक्रीज इन टर्नओवर। जिससे क्या होगा, जितना आपको यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत है इक्विपमेंट यानी कि टूल्स वगैरह की, उतना आप यूटिलाइज़ करोगे, और जितनी की ज़रूरत नहीं है उसे एलिमिनेट कर दोगे। तो जिससे क्या होगा, जो आपकी कंपनी का टर्नओवर है, टर्नओवर मीन्स प्रॉफिट है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। द थर्ड वन इज़ मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी क्या है, देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज़ टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर एंड कैपिटल। क्या कह रहा है, देखिए मेथड स्टडी क्या है, मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, एक ऐसा बेस्ट तरीका ढूंढना जिसमें आपका काम मतलब काम में आपको क्या मिले, मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाई दे, और जैसे कि आपके मटेरियल्स हो गए, मशीनरी हो गई, मैन पावर हो गई, कैपिटल हो गई, इसमें आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी दिखानी है। ठीक है, यानी कि देखिए एफिशिएंसी का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एफिशिएंसी यानी कि कम चीज़ों के साथ आपको बेस्ट तरीके से काम करना है। तो कह रहा है कि हमें एक ऐसा ही तरीका ढूंढना है जिसमें हम मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखा सकें इन चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर फर्स्ट वन कह रहा है, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ बीइंग वायलेटेड हेयर। अब वो टेक्निक होगी कौन सी, जिस टेक्निक से आप मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाओगे। तो हिंट दे रखा है आपको, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप ऐसी साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक है जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मेथड स्टडी यूटिलाइज़ कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप में हमने प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्जेस के बारे में पढ़ा था, तो ये वो लोग हैं जो इसमें क्या करेंगे, मेथड स्टडी में हेल्प करेंगे। सेकंड है, राइट वन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस वायलेशन। आपने एक कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने हैं, यानी कि कोई भी एक इफ़ेक्ट भी बताना है जो इससे पड़ेगा, वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नाउ फोर्थ वन इज़ मोशन स्टडी। It is the science of eliminating wastefulness resulting from unnecessary, ill-directed and inefficient motion by workers and machines to identify best method of work. Motion study क्या होता है? It is the science of, मतलब एक तरह का साइंस है जहाँ पर जितना भी वेस्ट रिज़ल्ट निकल कर आता है किन चीज़ों से, जो भी अननेसेसरी है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो हो गया, इल डायरेक्टेड हो गया, ठीक है, या फिर इनएफिशिएंट मोशंस ऑफ वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जिसकी अभी मतलब जो इनएफिशिएंट है, मतलब उन लोगों के अंदर वो एबिलिटी नहीं है उस काम को करने की, या फिर कोई भी ऐसी मशीन जो जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो उनके लिए अभी वेस्ट है कंपनी में, उसे वो क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, हटा देंगे, ताकि क्या हो, जितना भी उनके पास चीज़ें हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो मशीन्स हैं, चाहे वो टूल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो बस उतनी ही रखेंगे जितनों की उन्हें एफिशिएंटली ज़रूरत है। क्यों रखेंगे? क्योंकि उससे ही क्या होगा, एक बेस्ट मेथड ऑफ वर्क निकल करके आएगा। अब मान लीजिए आपने बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे वर्कर्स रख दिए हैं, उनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, जो टास्क आप करवाने वाले हो उसके लिए वो इनएफिशिएंट हैं, एफिशिएंट है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा, आपका तो खाली लॉस ही हो रहा है, आपका कॉस्ट लग रहा है, पैसा लग रहा है, तो आप क्यों करोगे भाई ऐसा। ठीक है, तो आप उतने ही लोगों को रखो जितना की आपकी ज़रूरत है, जिससे कि क्या हो, एक बेस्ट मेथड ऑफ वर्क हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होता है? इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। टाइम स्टडी वो होता है जहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइम हम सेट कर देते हैं कि हमें इतने टाइम पर इतना काम
करना ही करना है या इतना काम हमें करके देना ही देना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज़ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। इस टाइम स्टडी में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉयड करते हैं, यानी कि काम देते हैं। फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, और उस हिसाब से उनको पैसा देते हैं। अनडिटरमाइंड लेबर कॉस्ट, मतलब एक मान लीजिए कि हम एक टाइम स्टडी में क्या देखते हैं, सबसे पहले हम एक टाइम सेट कर देते हैं कि हाँ इतने से इतने टाइम तक हमें इतने लोग रखने हैं, इतने लोगों को काम पे रखना है, ये इंसेंटिव स्कीम्स हम उन्हें देंगे, मतलब ये सैलरी उनको देंगे, और उस हिसाब से फिर उनकी लेबर कॉस्ट उन्हें दे दी जाती है। ये हो गया टाइम स्टडी, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को करते हैं। नेक्स्ट आ गया फैटिग्यू स्टडी। फैटिग्यू क्या है? फैटिग्यू स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रिक्वेंसी टू रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। फैटिग्यू स्टडी जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं डिटरमाइंड, मतलब टाइम उस हिसाब से उनको देते हैं, किस लिए, ताकि उन्हें क्या मिल सके, रेस्ट। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में अगर जॉब करते तो आप देखते होगे कि 1 या 2 घंटे का आपको ब्रेक दिया जाता है, ठीक है, लंच टाइम दिया जाता है। तो वो आपके लिए क्या है, एक रेस्ट इंटरवल है। तो वो आपको क्यों दिया जा रहा है, ताकि देखिए आप पूरे दिन, अगर मान लीजिए 8 घंटे की जॉब है, अगर 8 घंटे, पूरे 8 घंटे में मैं आपको काम करवाती रहूँ, पूरा दिन खिंचवा दूँ आपको, तो क्या होगा, बेसिकली आप थक जाओगे। फिर जो एक एफिशिएंसी के साथ आप काम कर सकते वो आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप तो थक गए हो। तो बीच में एक टाइम ब्रेक दिया जाता है, एक रेस्ट इंटरवल दिया जाता है, ताकि क्या हो, आप एनर्जेटिक दोबारा से हों और दोबारा से एक अच्छा काम करके दे सकें। तो वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग द टास्क। आपको एक फ्रिक्वेंटली क्या दिया जाता है, रेस्ट इंटरवल दिया जाता है, टाइम दिया जाता है रेस्ट करने के लिए, ताकि आप उस काम को कंप्लीट कर सको। द रेस्ट इंटरवल विल इनेबल वर्कर्स टू रीगेन देयर लॉस्ट स्टैमिना देयर बाय अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स, रिजेक्शन एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस। और ये रेस्ट इंटरवल यानी कि ब्रेक जो आपको लंच का दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप रीगेन हो जाओ, दोबारा से आपके अंदर एनर्जी आ जाए, स्टैमिना आ जाए, जो आप थक गए हो वो थकान दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बाई चांस मे भी आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी रिजेक्शन हो सकता है, या कोई इंडस्ट्रियल सिकनेस, बीमारी वगैरह हो सकती है। तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको क्या दिया जाता है, रेस्ट इंटरवल। तो इसे बोलते हैं फैटिग्यू स्टडी। नाउ नेक्स्ट 7th इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब देखिए पीस वेज सिस्टम क्या है। दिस सिस्टम लिंक वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी। ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसके बीच में है, वेजेस और प्रोडक्टिविटी, यानी कि पैसा और जितना आप काम कर रहे हो उसके बीच में। सो द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे स्टैब्लिश एंड 2 पीस रेट आर यूज्ड। कह रहा है आपको एक स्टैंडर्ड आउटपुट दिया जाएगा जो आपको हर दिन करना है, यानी कि आपको एक काम दिया जाएगा, स्टैंडर्ड काम दिया जाएगा जो आपको हर दिन करना है, और जो भी आपको पीस रेट मिलेगा वो 2 तरीक़ों से मिलेगा। पहला तो कह रहा है हायर फॉर दोज हु अचीव अप टू एंड मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट। एक पहला तो उसको मिलेगा जो टारगेट सेट किया गया है और उससे ज़्यादा काम करके दे रहा है, मतलब जितना टारगेट दिया है या तो उतना काम करो या फिर उससे ज़्यादा का करो, ठीक है। या एक तो उसको मिलेगा पीस वेज सिस्टम, और दूसरा कह रहा है इफ़िशिएंट वर्कर्स एंड लोअर देन इनएफिशिएंट एंड स्लो वर्कर्स। और ऐसे लोग जो इनएफिशिएंट है, लो में हैं या उससे भी कम काम करके दे रहे हैं। दस इफ़िशिएंट वर्कर्स विल बी रिवॉर्डेड। जो इफ़िशिएंट होगा उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। इनएफिशिएंट विल बी मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। और जो इनएफिशिएंट है, जो काम नहीं कर सकता है, ठीक है, अपने टास्क से कम काम कर रहा है, उसको क्या किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा अगली बार के लिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या करे, इम्प्रूव करे। अब आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे मान लीजिए एक स्टैंडर्ड टास्क सेट किया गया था 10 यूनिट्स का, ठीक है। मान लीजिए आपसे बोला गया कि 10 यूनिट्स आपको करके देना है। अब जो रेट है 1 यूनिट का आपको 50 पर यूनिट मिल रहा है, यानी कि 1 यूनिट अगर आप करोगे तो आपको 50 मिलेगा, 2 यूनिट करोगे तो 20 मिलेगा। तो ऐसे सेट किया गया था, 2 यूनिट करोगे तो आपको 100 मिलेगा, तो ऐसे सेट किया गया था। अब मान लीजिए 50 इंटू 10 500, यानी कि आपको अगर आप 10 यूनिट्स कंप्लीट कर देते तो आपको 500 रुपीज़ मिलते। तो अब यहाँ पर कह रहा है, और मतलब मान लीजिए अगर आपको ने 10 यूनिट पूरे कर दिए तो आपको 500 मिलेंगे,
यूनिट से भी ज़्यादा कर देते हो, 11 यूनिट कर देते हो, तो आपको उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। और मान लीजिए कि आपने 10 से कम किया, 9 यूनिट्स ही किया, तो आपको 40 रुपीज़ के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो अब मान लीजिए कह रहा है कि ए जो वर्कर था उसने 11 यूनिट्स, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जो ए वर्कर्स ए प्रोड्यूस 11 यूनिट्स, वर्कर ए ने 11 यूनिट्स बनाए, तो उसका कितना हो गया, ही गेट रुपीज़ 550, यानी कि 11 इंटू 50, मतलब 10 से ज़्यादा बनाए ना उसने, तो 50 पर यूनिट के हिसाब से मिला, तो 11 इंटू 50 550। अब वर्कर बी जो था उसने 9 यूनिट्स बनाए, यानी कि 10 से कम बनाए, तो उसको 40 के हिसाब से मिलना था, है ना। तो कह रहा है 9 इंटू 40, कितना हो गया 360। अब क्या होगा, इससे होगा क्या, दिस डिफरेंस ऑफ 190 विल मोटिवेट बी टू परफॉर्म बेटर। अब ए को 550 मिला है और बी को 360। अब देखिए कहीं ना कहीं जो बी है उसको ये लगेगा ना कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए, मुझे और मोटिवेशन दिखाना चाहिए, मतलब वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे और अच्छा करके दिखाना है, अगर इसको 550 मिला है तो मुझे भी अगली बार मिल सकते हैं, तो वो और एफिशिएंटली काम करेगा। तो ये होता है डिफरेंशियल प्रीस वेज सिस्टम। आया समझ। अब देखिए हम बेसिस पढ़ लेते हैं फ्योल और टेलर की। देखिए सबसे पहले है नेचर ऑफ रिसर्च। फ्योल ने क्या करा रिसर्च और टेलर ने क्या करा वो पढ़ लेते हैं। तो फ्योल का देख लेते हैं। ही डेवलप द थ्योरी ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस। फ्योल ने कौन सी थ्योरी डेवलप करी थी, फंक्शनल, आप पढ़ चुके हो पहले, और मैनेजमेंट प्रोसेस। और टेलर ने कौन सी करी थी, ही डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक, इसने साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप किया था। कंसर्न की अगर हम दोनों की बात करें तो फ्योल की देख लेते हैं। हिज प्रिंसिपल्स आर कंसर्न विद मैनेजमेंट एफिशिएंसी। फ्योल किस चीज़ के लिए कंसर्न है कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी दिखाई दे। और टेलर किस लिए कंसर्न है, हिज प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आर कंसर्न विद वर्कर्स एफिशिएंसी। उनका कंसर्न किसके प्रति है, उनकी जो प्रिंसिपल और टेक्निक्स हैं वो अपना कंसर्न किसके प्रति दिखा रही हैं, वर्कर्स की एफिशिएंसी के प्रति। लेवल की अगर हम बात करें, ही डिज़ाइंड प्रिंसिपल फॉर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने जो भी लेवल बनाए हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए बनाए हैं। और जो टेलर ने बनाए हैं, ही डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लो लेवल के मैनेजमेंट के लिए बनाए हैं। अगर हम फोकस की बात करें फोर्थ वन, तो इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑब्जर्विंग सर्टन प्रिंसिपल्स वॉज हिज मेन फोकस। मेन फोकस क्या है फ्योल का, कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो, ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग कंसर्न, कुछ प्रिंसिपल लगा करके अप्लाई करके ऑब्जर्व करके क्या हो, उनकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, ओवरऑल वो इम्प्रूव करें, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करे। और टेलर का क्या है, फॉर हिज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन वॉज मेन फोकस। अब टेलर का मेन फोकस क्या है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है कंपनी की वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और वो कैसे बढ़ेगी, जब काम क्या होगा, सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। फिफ्थ वन इज पर्सनैलिटी। फ्योल की पर्सनैलिटी क्या है, ही डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ अ रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर एंड वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ जनरल मैनेजर। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो रिसर्च करने की और प्रैक्टिशनर की है, और उन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजर बोला जाता है। और टेलर की अगर हम बात करें तो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो साइंटिस्ट की है, ठीक है, और वो फादर हैं किसके, साइंटिफिक मैनेजमेंट के। मेजर कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, हिज मेन कंट्रीब्यूशन वॉज टू प्रोड्यूस अ सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, वॉज टू प्रोड्यूस अ सिस्टमैटिक थ्योरी बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, मैनेजमेंट को। और किसकी हेल्प, किसकी मदद से, 14 प्रिंसिपल्स की। आपने देखा होगा जनरल मैनेजमेंट में आप 14 प्रिंसिपल्स जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसकी मदद से उन्होंने सिस्टमैटिक थ्योरी बनाई थी मैनेजमेंट के लिए। और हम टेलर की अगर हम बात करें तो ही प्रोवाइडेड अ बेसिस ऑन अकम्पलिशमेंट ऑन प्रोडक्शन लाइन विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट। और अगर हम टेलर की बात करें तो उन्होंने क्या करा था, ही प्रोवाइडेड अ बेसिस ऑन अकम्पलिशमेंट ऑन प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन लाइन को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या करी थी, साइंटिफिक टेक्निक्स को अपनाया था अपने मैनेजमेंट में। साइंटिफिक
मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स को। अब 7th आ जाते हैं ह्यूमन एलिमिनेट। ह्यूमन एलिमिनेट क्या है, देखो फ्यूल का है, ही गेव ड्यू एम्फेसाइजेस टू ह्यूमन एलिमेंट्स बाय सजेस्टिंग प्रिंसिपल्स लाइक इक्वालिटी, इनिशिएटिव, फेयर रिम्यूनेशन एक्सेट्रा। उन्होंने किस में ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, ह्यूमन के किन प्रिंसिपल्स पे करा है, जैसे कि इक्वालिटी दिखाने के लिए, इनिशिएटिव करने के लिए, फेयर रिम्यूनेशन होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके हो जो ह्यूमन एलिमेंट्स के लिए बनाए गए हैं। और अगर हम टेलर की बात करें, ही इग्नोर्ड द ह्यूमन एलिमेंट एंड एम्फेसाइज मोर ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। उन्होंने ह्यूमन के एलिमेंट को इतना ज़्यादा एम्फेसाइज, मतलब इतना ज़्यादा एक नहीं माना है, उसे इग्नोर करा है। सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किस में किया है, उन्होंने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। उनका मानना है कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ठीक है। ह्यूमन के एलिमेंट को उन्होंने इग्नोर किया है। फिर रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो फ्यूल के जो प्रिंसिपल हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, और टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, ही वॉज रिजिड इन हिज अप्रोच एंड ही फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डेविएशन फ्रॉम फिक्स्ड डेविएशन। मतलब उनके जो अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, और उनका कहना है कि कोई भी डेविएशन नहीं होने चाहिए स्टैंडर्ड के साथ, कोई भी मतलब मनाही वगैरह, मतलब कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो जैसा है स्टैंडर्ड के हिसाब से फिक्स रहना चाहिए। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं हिज प्रिंसिपल, फ्यूल के हिज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली। अब जो फ्यूल के हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी हो, हर जगह यूनिवर्सल अप्लाई होंगे। और टेलर के कह रहे हैं हिज प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आर एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक सिचुएशन। आप जो टेलर हैं वो कह रहे हैं जितने भी प्रिंसिपल हैं वो एप्लीकेबल होंगे कब, जब आप प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हो, एंड दैट इज़ आर एप्लीकेबल, और वो भी कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है तभी, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड की अगर हम बात करें, फ्यूल ही स्ट्रिक्टली फॉलो हिज दिस प्रिंसिपल्स, वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय। अब जो फ्यूल हैं उनका कहना है कि भाई वो स्ट्रिक्टली इस रूल को, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। किस प्रिंसिपल को, यूनिटी ऑफ कमांड को, जहाँ पर एक बॉस होना चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए। और यहाँ पर कह रहे हैं टेलर, ही डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, इंस्टेड ही इंसिस्टेड ऑन मिनिमम 8 बॉसेस। और टेलर का कहना है कि वो इस प्रिंसिपल को नहीं मानते, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि मिनिमम 8 बॉस होने चाहिए, ठीक है। So these are some of the differences of Friel and Taylor. सो विद दिस वी हैव कंप्लीट दिस होल चैप्टर। हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ये सारे ही टॉपिक्स जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं आपके चैप्टर के लिए। और फ्यूल और टेलर, इनकी टेक्निक्स हो गई, साइंटिफिक टेक्निक्स हो गई या प्रिंसिपल्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, आपसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझिए। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप आंसर्स नहीं लिख पाओगे, ठीक है। और प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ, बना रही हूँ। पहले तक तो मैंने सोचा कि क्यों बनाऊँ, अब लेकिन मुझे रियलाइज़ होने लगा है कि जैसे जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, मुझे भी वीडियोस बनानी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि उन्हें काफ़ी हेल्प हो। जिन क्लासेस को 11th 12th को मैं पढ़ाती थी, उन बच्चों ने मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया कि मैम आप ये वीडियोस बनाओ, हमें आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, या हमें आपकी पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो मैंने कहा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है ये वीडियोस बनाने का, तो आप भी थोड़ा सा इनिशिएटिव दिखाइए इन वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके। मैं आपसे मिलती हूँ नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।